नमस्कार छात्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मेंडलवाद और मेंडल की आनुवांशिक शब्दावली को पढ़ा था। आज हम मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। आपको मालूम है मेंडल द्वारा दिए गए 3 नियम थे, 1, 2, 3। पहले नियम को नाम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरे नियम को नाम दिया था पृथक्करण का नियम। तो आज हम दूसरे नियम को पढ़ रहे हैं और पहला और दूसरा नियम एकल संकरण पर आधारित है। एकल संकरण क्या होता है? जब एक लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है तो इसे एकल संकरण कहा जाता है। अब यहाँ पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। हम इसको समझते हैं कैसे। जैसे मेंडल ने लंबा और बौना पौधा लिया, लंबे पौधे को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से और बौने को स्मॉल टी से। अब आप यहाँ देखोगे ये बड़े टी और ये छोटे टी दिखने में, या ये आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि ये इसकी फोटोकॉपी नहीं है, ये इसके जैसा का जैसा हूबहू नहीं है। तब हम कह सकते हैं इसके बीच में क्या होगा? संकरण। और इस क्रॉस को हमने डिनोट किया है संकरण से। अगर हम इसको ऐसे लिखते टी टी और टी टी, तब आपको ये इसका हूबहू इसके जैसा दिख रहा है, तब हम इसमें संकरण ना स्वपरागण लिखते, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है। यहाँ देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसकी फोटोकॉपी है, हूबहू इसका जैसा है तब स्वपरागण, और हूबहू जैसा नहीं है तो संकरण। जब मेंडल ने लंबे और बौने में संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे कैसे थे? लंबे। F1 पीढ़ी में सभी प्राप्त पौधे कैसे थे? लंबे। लंबा लक्षण प्रभावी था, बौना प्रकट हुआ नहीं, बौना अप्रभावी था, जो प्रकट हो रहा है वो प्रभावी है। तो सारे पौधे लंबे थे तो लंबा प्रकट हो रहा है, इसलिए लंबा प्रभावी लक्षण है। और बौना प्रकट नहीं हो रहा, बौना कैसा है? अप्रभावी। अब आपको यहाँ तक ध्यान रखना है कि ये जो F1 पीढ़ी तक जो नियम आता है, F1 पीढ़ी तक, वो तो नियम कौन सा है? फर्स्ट नियम, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और यहाँ F1 से जो F2 पीढ़ी तक आता है, ये पीढ़ी कौन सी है? F2। इस नियम को बोलते हैं दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को के मध्य हमने क्या कराया? स्वपरागण। तो हमने क्या देखा? स्वपरागण करने के बाद में हम जब इसकी ये चौकड़ी वाली जो पीढ़ी बनाते हैं, इस चौकड़ी वाली पीढ़ी को हम बोलते हैं युग्मक पीढ़ी। चौकड़ी वाली पीढ़ी को हम क्या लिखते हैं? युग्मक पीढ़ी। अब युग्मक पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं, इससे कैपिटल कारक आ रहा है, इससे में स्मॉल। इस युग्मक में कैपिटल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? स्मॉल। तो दोनों युग्मक एक जैसे नहीं है, तो इससे बनने वाले दोनों युग्मक अलग अलग है, सम नहीं है, विषम है। तो इससे बनने वाले दोनों विषम है, तो इसे बोलेंगे विषम युग्म की। यहाँ पे भी विषम युग्म की। और हम यहाँ फिर देखते हैं 1, 2, इसके भी नीचे लिख देते 1, 2। पहले की पहले से टी, पहले की दूसरे से टी। अब दूसरे को शुरुआत करेंगे, दूसरे की पहले से टी, दूसरे की दूसरे से स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमें इस तरह से ये संतानें प्राप्त हो रही है। इस पीढ़ी को हम बोलते हैं F2 पीढ़ी। जब हम इन तीनों संतानों के लक्षण देखते हैं, ये 1, 2, 3, तीनों के तीनों कैसे हैं? लंबे। और ये कैसा है? बौना। तो हम देखते हैं इन तीनों के लक्षण लंबे है और इसका बौना। इन 4 संतानों में 3 लंबे और 1 बौना है, तो इसको हम बोलेंगे लक्षण प्रारूप। अब हम इसका जीन प्रारूप देखेंगे, कौन हूबहू कारकों में या अंग्रेजी में या जीन में एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे ऐसा पौधा कितना है? 1। इस तरह से पौधे कितने हैं? 2। और इस तरह से कितना है? 1। तो जो हमने यहाँ 1, 2, 1 रेशियो या अनुपात निकाला है, वो अंग्रेजी की बनावट देख के निकाला है, इस जीनों को देख के निकाला है, तो ये जीन प्रारूप। और यहाँ पे हमने जो ये 3:1 लिखा है, ये इसके जीनों को, इसको नहीं देखा है, इसके लक्षणों को देखा है, तो ये लक्षण प्रारूप। ठीक। तो आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा। इन तीनों के लक्षण लंबे और इसका कैसा है? बौना। तो इसका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1, जबकि जीन प्रारूप हो गया 1:2:1। तो जीन प्रारूप जीन या कारक को देख के निकाला है, और लक्षण प्रारूप इसके लक्षण देख के निकाले हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसके लक्षण प्रारूप 3:1 है, उसके जीन प्रारूप क्या? 1:2:1। अब इससे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? लंबे, कोई भी पौधा बौना नहीं था। लेकिन F2 पीढ़ी में बौना पौधा पुनः प्रकट हो गया। ये पुनः कैसे प्रकट हो गया, इसको हम देखते हैं। F1 पीढ़ी में दोनों कारक साथ साथ थे, ये प्रभावी था और ये कैसा था? अप्रभावी। इसका मतलब इस लंबेपन के कारक ने बौने पद के कारक को दबाए रखा है, सुसुप्त कर रखा है, प्रकट नहीं होने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लंबेपन ने बौनेपन को खत्म कर दिया है, नहीं। इसके कारक, इसके लक्षण अब भी मौजूद है लेकिन प्रकट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब F2 पीढ़ी में
F2PD के दौरान, युग्मक बनने के दौरान ये दोनों कारक पृथक होंगे, दोनों कारक पृथक होंगे। एक युग्मक में एक कारक जाएगा, दूसरे युग्मक में दूसरा। दोबारा समझो, F2PD में युग्मक बनने के दौरान दोनों कारकों का पृथक्करण होगा। एक युग्मक में बड़ा टी जाएगा, दूसरे युग्मक में छोटा टी जाएगा। इसका मतलब ये बड़ेपन की लंबेपन को ले जाएगा और ये बौनेपन को। ये बड़े वाले टी के लिए शुद्ध है, ये छोटे वाले टी के लिए। ये लंबेपन के लिए शुद्ध है, ये बौनेपन के लिए। दोबारा F1PD में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को खत्म नहीं करते। लेकिन F2PD में युग्मक बनने के दौरान दोनों कारकों का पृथक्करण होता है, एक में बड़ा टी और एक में छोटा टी। अर्थात ये युग्मक लंबेपन के लिए और ये युग्मक बौनेपन के लिए शुद्ध है, या ये लंबेपन के लक्षण को लेके जा रहा है, ये बौनेपन के लक्षण को लेके जा रहा है, या ये लंबेपन के लिए शुद्ध है या ये बौनेपन के लिए शुद्ध है। अर्थात इससे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। F2PD में युग्मक बनने के दौरान दोनों युग्मकों का पृथक्करण होता है। F2PD में युग्मक बनने के दौरान दोनों कारकों का पृथक्करण होता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक होने के कारण एक बड़े वाले टी को दूसरा छोटे वाले टी को, एक लंबेपन को दूसरा बौनेपन को, या एक लंबेपन के लिए दूसरा बौनेपन के लिए शुद्ध है, या एक लंबेपन के लक्षण को ले जाएगा दूसरा बौनेपन के। अर्थात इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। F1PD तक पहला नियम और F2PD तक दूसरा नियम। दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। ये पहला नियम भी एक ही लक्षण को लेकर चल रहे हैं और ये दूसरा नियम में भी लक्षण हमारा एक ही है, तो पहला और दूसरा नियम एकल संकरण पे आधारित है। हम इसको थोड़ा और रिवाइज करते हैं। मित्रों, अभी देखो आपके सामने यहां मैंने लाल रंग और सफेद रंग लिया, लक्षण कितना है? एक, तो ये एकल संकरण। अब आपको ये नजर आ रहा है ये इसकी फोटोकॉपी नहीं है, ये बड़ा और स्मॉल है, ये हूबहू इसके जैसा नहीं है, तो इसके बीच में क्या होगा? तो हम कहेंगे इसके बीच में क्रॉस, जिसको हम बोलेंगे संकरण। क्या बोलेंगे? संकरण। संकरण कराने पर ये F1PD बनेगी, F1PD। और F1PD में आपको मालूम है कि जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा और एक स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर वाला प्रभावी होता है, इसलिए ये सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? लाल। सभी पौधे कैसे होंगे? लाल। सभी लाल होंगे। ये सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? लाल। अब नेक्स्ट, फिर हम इसको देखते हैं कि सारे के सारे पौधे कैसे हैं? लाल, क्योंकि लाल लक्षण प्रभावी है और सफेद कैसा है? अप्रभावी। तो यहां पहले नियम तक कौन सा नियम लगेगा? फर्स्ट। F1PD तक फर्स्ट। अब हम इस F1PD के प्राप्त पौधों के मध्य यहां हम करवाएंगे, वो क्या करवाएंगे? तो आप गौर से देखो, ये इसकी फोटोकॉपी है। क्या है? फोटोकॉपी। ये हूबहू इसके जैसा है, तब इसमें संकरण होगा या स्वपरागण? तो हमें मालूम है जब हूबहू एक जैसा है तो इसके मध्य होगा स्वपरागण। क्या होगा? स्वपरागण। यहां पे भी देख लो क्या हुआ था, स्वपरागण। ये इसके हूबहू जैसा है, ये इसके हूबहू जैसा है। अब इसे क्या बनेंगे? युग्मक। एक में बड़ा आर जाएगा, दूसरे में छोटा आर। एक में बड़ा और दूसरे में छोटा आर। इसको हम बोलेंगे युग्मक पीडी। क्या बोलेंगे? युग्मक पीडी। युग्मक पीडी। ठीक। अब हम इसको चेकर बोर्ड से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा युग्मक बनने के दौरान दोनों युग्मक में कारक अलग अलग हो गए, एक में बड़ा आर गया, एक में छोटा आर। युग्मक बनने के दौरान दोनों कारक अलग अलग हो गए, एक में बड़ा आर गया, इसमें एक छोटा आर गया। अर्थात एक लाल लक्षण को लेके जा रहा है, एक सफेद को, एक लाल को और एक सफेद को। दोनों कारक अलग अलग है, दोनों युग्मक अलग अलग है, इसलिए विषम युग्म की भी इसको कह सकते हैं। और दोनों के लक्षण भी अलग अलग है, एक लाल के लक्षण को लेके जा रहा है, एक सफेद को, तो हम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। एक लाल के लक्षण को ले जा रहा है, एक सफेद के लक्षण को, और यहाँ कारकों का पृथक्करण हो रहा है, इसे पृथक्करण का नियम भी कहेंगे। अब इसको हम इस तरह से नहीं नोट करके हम इसको चेकर बोर्ड में बनाते हैं। एक तरफ ये हम शो कर रहे हैं मादा पुष्प, और ये जो निशान होते हैं आपके सामने इस तरह से, ये सिंबल है, ये सिंबल हो गया नर का। ये सिंबल किसका बनता है? नर का। और अगर नीचे प्लस लगा देते हैं, ये किसका बनता है? मादा का। ठीक। तो एक तरफ आप मान लो इस तरफ हमने एक को लिख दिया पापा को और एक तरफ लिख दिया मम्मी को, या एक तरफ इस पौधे को, दूसरी तरफ इसको हम लिखते हैं। यहाँ लिख दिया बड़ा आर और यहाँ लिख दिया छोटा आर। इधर भी बड़ा आर और ये छोटा आर। एक तरफ लिख दिया इसको और एक तरफ लिख दिया इसको। अब वही क्रिया, पहले की पहले से आर आर, पहले की दूसरे से आर आर, दूसरे की पहले से। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है आर आर, आपको अंग्रेजी के नियमों का पालन करना है। पहले बड़ा अक्षर आएगा फिर छोटा। पहले कौन सा अक्षर आएगा? बड़ा। पहले अक्षर आएगा बड़ा, फिर आएगा छोटा, तो हम लिखेंगे
आर और आर, यहां और यहां करेंगे तो क्या आएगा, आर और आर। अब इसका लक्षण प्रारूप पता करना है, तो आप देखो ये पौधा कैसा है, गौर से आप देखोगे ये पौधा कैसा है, इस पौधे के लक्षण कैसे होंगे, तो आप देख सकते हो इस पौधे के लक्षण होंगे लाल। कैसे होंगे, लाल। आपको नजर आ रहे हैं ये पौधा कैसा है, लक्षणों में लाल। ये भी कैसा है, लाल। ये कैसा है, लाल। और ये कैसा है, सफेद। तो आप मुझे बताओ, इनके लक्षण देख के बताओ, इस हिंदी वाली शब्दों को देख के बताओ। तो आप कहोगे सर 3 तो लाल है और एक कैसा है, सफेद। तो हम लिख सकते हैं 3 लाल और 1 सफेद। 3 लाल और 1 सफेद। 3 लाल और 1 सफेद। अब जीन प्रारूप देखना है, तो जीन प्रारूप में हम इस हिंदी को नहीं देखेंगे, इस हिंदी को नहीं देखेंगे, हम अंग्रेजी में जीनों की बनावट को देखेंगे। ऐसे पौधे कितने हैं, तो आप कहोगे ये ऐसा 1, ठीक। इससे पौधे कितने हैं, 2, आर 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 आर। और ऐसा पौधा कितना है, 1। अब इस बनावट को देखेंगे, ये पौधा कितना है, 1। ऐसे पौधे कितने हैं, 2। और ऐसा पौधा कितना है, 1। तो 1:2:1। क्लियर। अब आपको समझ आया होगा कि जीन प्रारूप इसका हो गया 1:2:1 और लक्षण प्रारूप हो गया 3:1। लक्षण प्रारूप हमने लक्षण को देख के लिखा है और जीन प्रारूप हमने जीनों को देख के लिखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम इसके तीसरे नियम को देखते हैं, तीसरे नियम में क्या होता है उसको भी एक बार थोड़ा देख लें। तीसरे नियम को हम स्वतंत्र अपीयन का नियम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम लेते हैं लंबा पौधा, ये लंबा, ठीक। दूसरा लेते हैं बोना, ये बोना, ठीक। अगर हम इनके मध्य कराएं, आपको मालूम है दोनों पौधे अलग अलग है, तो इनके मध्य क्या होगा, तो आप कहोगे इसके मध्य होगा संकरण। क्या होगा, संकरण। ये एक लक्षण है तो एकल संकरण। अब मैं इस ऊंचाई के साथ साथ, ये ऊंचाई वाला था, ये रंग वाला था, रंग को लेके एकल संकरण, ऊंचाई को लेके एकल संकरण। ये अभी ऊंचाई को ही मैंने लिया है। अब इस ऊंचाई रंग को एक साथ करता हूं तो मैं लिख सकता हूं लंबा लाल और बोना और सफेद। तब आप कहोगे सर यहां पे 2 लक्षण ले लिए हैं, 2, एक तो ये ऊंचाई वाले, ठीक, और एक ये रंग वाले। एक ऊंचाई वाले और ये रंग वाले। कितने लक्षण लिए, 2 लक्षणों के आधार पर संकरण कराऊंगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्विसंकरण। यहां पे ऊंचाई और रंग, ऊंचाई रंग दोनों लिए हैं तो हम इसे द्विसंकरण कहेंगे। और द्विसंकरण में जो मेंडल का नियम लगता है कौन सा होता है, तीसरा, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। अब इसको भी हम अगर सिंबल के रूप में लिखे, लंबे को लिखते हैं ATT, ठीक। बोने को लिखते हैं स्मॉल t, कोई दिक्कत नहीं। लाल को लिखते हैं कैपिटल R। सफेद को स्मॉल r। अब आपको दिख रहा है ये इसकी फोटोकॉपी नहीं है, तो इसके मध्य क्या होगा, संकरण। क्या होगा, संकरण। क्या होगा, संकरण। अब गौर से हम इसका अगर F1 पीढ़ी निकालेंगे तो पहले हम इसकी देखते हैं F1 पीढ़ी क्या है। तो आपको मालूम इसमें और इसमें जब हमने कराया तो हमारे सामने क्या बना था, T और स्मॉल t, कोई दिक्कत नहीं। जब रंग और रंग को मैंने कराया था, रंग और रंग को कराया तो क्या बना था, R और R। अब ये सारे पौधे जो F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं, तो आप बता सकते हो ये पौधे कैसा होगा, लंबा, और ये कैसा होगा, लाल। तो हम इसको लिख सकते हैं लल्ला। लल्ला का मतलब, लल्ला, यहाँ लल्ला का मतलब क्या है, ध्यान देखो, यहाँ लल्ला का मतलब है लंबा और लाल, लंबा और लाल, ठीक। ये पीढ़ी कौन सी हो गई, F1 पीढ़ी। अब इसी पौधा को हम अगर आगे कराएंगे, इसी F1 पीढ़ी का हम आगे कराएंगे तो उसे बोलेंगे स्वपरागण, और वो F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। और उसमें जो ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आएंगे उसको भी हम कंसीडर करेंगे। उसको निकालेंगे, मैं आप शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे, ध्यान से देखो इधर। अगर मैंने इस रंग को लेके मैंने ऊंचाई को लेके मैंने कराया, ऊंचाई को लेके मैं करवाता हूं तो मेरे F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या आता है, 3:1। 3:1, क्लियर। अगर मैं ऊंचाई को लेके करवाता हूं तो F2 पीढ़ी में क्या आता है, 3:1। और अगर मैं रंग को लेके कराता हूं तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या आता है, 3:1। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको भी मैंने कराया इसके साथ, तो आ गया 3:1। अब दोनों को एक साथ कराया, इसका मतलब इनके बीच में गुणा हो गई। क्या हो गई, गुणा। क्या हो गई, गुणा। 3:1 ऊंचाई वाले का संकरण F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप,
और 3:1 रंग वाले से F2PD में लक्षण प्रारूप 3:1। अब दोनों के एक साथ कर रहा हूं तो दोनों के बीच में चिन्ह यहां पे कौन सा बन रहा है, गुणा, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा का होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 की 3 से गुणा की 3 और 1 की 1 से गुणा की 1। तो हमारा इस तीसरे नियम में लक्षण प्रारूप क्या आएगा, 9:3:3:1। बहुत ही आसान तरीके से जब अलग अलग कराया 3:1 आया था, और जब दोनों के एक साथ कराएंगे अर्थात द्विसंकरण में 9:3:3:1 आएगा। तो ये भी आपको क्लियर है। अगर हम इसका जीन प्रारूप देखें तो ये तो 3:1 क्या था लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप क्या आता है, 1:2:1, 1:2:1। यहां पे भी जीन प्रारूप क्या रहा है, 1:2:1, ऊंचाई वाले का 1:2:1, रंग वाले का 1:2:1। बीच में चिन्ह कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या करनी है, गुणा, और गुणा के लिए हमने यहाँ कोष्टक बनाया क्योंकि 1 से अधिक राशियां हैं, कोष्टक बनाया। अब अलग अलग कराते तो 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। ये ऊंचाई वाले का और ये रंग, ऊंचाई वाले का और ये रंग वाले का। लेकिन जब इनका एक साथ कराएंगे, जब दोनों का एक साथ कराएंगे तो आपके सामने ध्यान से देखो तो दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। अब उनकी गुणा कराएंगे तो आप देखो बन जाएगा 1 की गुणा अगर इनसे करेंगे तो 1:2:1, फिर 2 की गुणा इससे कराएंगे तो बन जाएगा 2:4:2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वापस 1 की कराएंगे तो बन जाएगा 1:2:1। इसका मतलब आपके सामने क्लियर है कि इस द्विसंकरण में F2PD में जीन प्रारूप क्या आएगा, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 अर्थात 121, 242, 121, 121, 242, 121। कैसे आया उसको याद करने का शॉर्ट तरीका, 121 ऊंचाई वाले का, 121 रंग वाले का। अब जब दोनों का एक साथ कराया है, द्विसंकरण में कराया है, तीसरे नियम में स्वतंत्र विभिन्न वाले नियम में, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। जब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 की करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2, 1 की 1 से, 1 की 2 से, 1 की 1 से 121, तो 121, 242, 121। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि तीसरा नियम द्विसंकरण पर आधारित, और तीसरे नियम में हमें यह ध्यान रखना है कि जो लक्षण प्रारूप जो 3:1 एकल संकरण में आ रहा था तो द्विसंकरण में आ जाएगा 9:3:3:1। अब इसमें अक्सर कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यदि एकल संकरण में अनुपात 4:1 प्राप्त हो रहा है, लक्षण प्रारूप एकल संकरण में यदि 4:1 प्राप्त हो रहा है तो द्विसंकरण में कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना, एकल संकरण में 4:1 है तो दूसरा भी जो होगा कितना होगा, 4:1, और इसकी जब गुणा करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ये। यदि 3:1 हमें प्राप्त हो रहा है तो हमने 3:1 की 3:1 से गुणा की तो क्या आ गया, 9:3:3:1। यदि एग्जाम में घुमा के पूछा जाए कि यदि F1PD में एकल संकरण में लक्षण प्रारूप 4:1 हो, एकल संकरण में 4:1, तो द्विसंकरण में लक्षण प्रारूप बताओ। एकल संकरण में 4:1 है तो द्विसंकरण में निकालने के लिए हमने 4:1 की 4:1 से जिस प्रकार यहां गुणा किए उसी प्रकार जब यहां गुणा करेंगे तो 16:4:4:1 आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि द्विसंकरण में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका एकल संकरण पर ही आधारित है। और इस प्रकार हमने देखा मेंडल में जो पृथक्करण का नियम है वो एकल संकरण पर आधारित है, F1PD तक प्रभाविता का नियम, F2PD तक पृथक्करण का नियम, और द्विसंकरण से लेकर जो नियम हो रहा है वो स्वतंत्र विभिन्न का नियम। हम अगली नेक्स्ट क्लास में स्वतंत्र विभिन्न के नियम को पूरे को कंसिडर करके समझेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि लक्षण प्रारूप कितना आएगा, 9:3:3:1। इन दोनों की गुणा करेंगे तब, और जीन प्रारूप कितना आएगा 121, 242 और 121। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।